जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक है इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इस टॉपिक में 3 वर्ड्स हैं, इकोनॉमिक, जियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हम लोग पहले देखते हैं कि जियोलॉजी क्या है, उसके बाद देखते हैं इकोनॉमी क्या है, फिर देखते हैं कि आज का इकोनॉमिक मैन किस तरह से जियोलॉजिकल रिसोर्सेस का यूज कर रहा है और उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसके संरक्षण के लिए या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं। हम देखते हैं जियोलॉजी साइंस है एक जो पृथ्वी की सतह के नीचे की संरचनाओं का और वहाँ मिलने वाले खनिजों का और जीवावशेषों का अध्ययन करता है। इस तरह से जियोलॉजी के अंतर्गत जियो केमिस्ट्री भी आती है, भू रसायन, जियो फिजिक्स भी आती है, भू भौतिकी और मिनरलॉजी, खनिज विज्ञान और पेट्रोलॉजी आता है। और इसके साथ ही साथ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी माने संरचनात्मक भूगर्भ विज्ञान आता है, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। विशेष रूप से 3 प्रकार की संरचना, आग्नेय, अवसादी, कायांतरिक। और निश्चित रूप से हमारी पृथ्वी की सतह के इस ज्ञान के बाद हमको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ बहुमूल्य खनिज हैं जो मानव के यूज में आ सकते हैं। इस तरह से मनुष्य जियोलॉजिकल स्टडी करते समय उन चट्टानों के रिसोर्सेज को पहचान लेता है। और आज का मानव हम देखते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक है। आज का मनुष्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रियाएं 4 तरह की होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रियाएं, जिसमें मानव प्रकृति से डायरेक्टली कुछ लेता है। जैसे प्रकृति में सोना, हीरा, चांदी, कोयला, चूना पत्थर ये सब रहते हैं और मानव इनको अपने हित के लिए पहचान कर प्रयोग में लाता है, इसलिए रिसोर्स हो जाते हैं और यही है प्राथमिक क्रिया। लेकिन जब मानव उनको अपने अनुरूप अपने प्रयोग के लिए उनका रूपांतरण कर लेता है औद्योगिक इकाइयों के द्वारा, तो उसको द्वितीय क्रिया कहा जाता है। और जब मनुष्य उनको बहुमूल्य बनाकर और उनका आयात निर्यात और व्यापार करने लगता है तो वह होती है तृतीय क्रिया। और इन सब क्रियाओं की देखभाल के लिए जो एक तंत्र होता है उसको कहा जाता है क्वाटरनरी चतुर्थक क्रिया, जिसमें सरकार और अन्य इकाइयाँ आती हैं। इस तरह से ये 4 तरह की आर्थिक क्रियाएं इस पृथ्वी पर हो रही हैं और मानव इन जियोलॉजिकल रिसोर्सेज को, चट्टानों के खनिजों को पहचान कर उनको आर्थिक क्रिया के रूप में प्रयोग में ला रहा है। और इन जियोलॉजिकल रिसोर्सेज का 4 क्रियाओं के रूप में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सब रूप में प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से आज का आर्थिक मानव खनिजों का और विशेष रूप से चट्टानों का और उसमें मिलने वाले अन्य चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक संरचना आर्थिक महत्व की हैं। और इसके लिए हमको देखना होगा कि ये सब मटेरियल मिलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या रॉक में और मानव कैसे इनका प्रयोग करता है। हम देखते हैं कि पहला है बिल्डिंग स्टोन, भवन निर्माण के पत्थर, और इसके अंतर्गत सैंड स्टोन आता है, बलुआ पत्थर। विशेष रूप से पठारी भागों में इन पत्थरों को निकालकर उससे दीवार, बाउंड्री और छत तक बनाए जाते हैं। और इसी तरह से ग्रेनाइटिक ग्रिड्स, मैदानी भागों में छत डालने के लिए ग्रेनाइट के छोटे छोटे टुकड़े प्रयोग में लाए जाते हैं। और यह पठार पर मिलते हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है और इसका प्रयोग मानव तीव्र गति से कर रहा है।
इसी तरह से रेड लैटराइट वहाँ होती है जहाँ पर हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल होता है, जैसे विश्व में भूमध्य रेखीय प्रदेश में और भारत में पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे। और इस लैटराइट का प्रयोग जो लाल रंग की होती है, खुरदुरी होती है, इसका प्रयोग तटीय भागों में जहाँ डेल्टा दलदल होते हैं रोड बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ये आपका कंस्ट्रक्शन एलॉन्ग कोस्ट, इस तरह से तट के सहारे सड़कों का और अन्य पक्की चीज़ों का निर्माण किया जाता है। हम लोग भवन निर्माण के बाद आते हैं प्रेशस मिनरल, खनिज जो बहुमूल्य होते हैं, बहुमूल्य खनिज में जिसमें कि डायमंड, हीरा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, इस तरह से ये सब बहुमूल्य खनिज निकाले जाते हैं, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ही होते हैं। इस तरह से आज का इकोनॉमिक मैन इन जियोलॉजिकल रिसोर्सेज का खनन और प्रयोग कर रहा है। तीसरा हमारा है मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज, उद्योगों के लिए विभिन्न खनिज, जैसे आयरन ओर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, माइका, अबरक और लाइमस्टोन, चूना पत्थर। इनका प्रयोग आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग में और इसी तरह से अन्य उद्योगों में किया जाता है। तो हम लोग इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या संरचनाओं को भी निकालकर विभिन्न उद्योग स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन। आज औद्योगिकरण, नगरीकरण और परिवहन तीव्र गति से हो रहा है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा के 3 प्रमुख स्रोत हैं, कोयला, गैस और पेट्रोलियम। ये तीनों जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। वैसे तो इनकी एक सीमा है और इनका एक निश्चित भंडार है, इसलिए इसके अलावा अब कुछ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौरजीक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा की भी बातें चल रही हैं, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक जियोलॉजी में इनका अध्ययन करते हैं। हमारा नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव मिनरल के अंतर्गत आते हैं यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, प्लेटिनम और जर्मेनियम। इस तरह से आज इनका भी प्रयोग किया जा रहा है और ये इकोनॉमिक मैन इन जियोलॉजिकल रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहा है और इन सबों का वहाँ के इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। इकोनॉमिक जियोलॉजी यानी आर्थिक भूगोल में हम लोगों ने पहचान किया कि विभिन्न प्रकार के खनिज जो कि बिल्डिंग पर्पज के होते हैं, बहुमूल्य खनिज और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, वो विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं में मिलते हैं और मानव उनको अपने प्रयोग के लिए संसाधन के रूप में पहचान लिया है और इसके बाद वह खनन कर रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि मानव द्वारा किया गया खनन किस तरह से पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। तो माइनिंग और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट और उस प्रभाव से मानव किस तरह से हैरान है और उसके लिए कौन कौन से रेमेडीज़ या तरीके अपना रहा है। इस चार्ट में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर मिनरल्स, रॉक्स और फॉसिल्स दिए गए हैं इस कॉलम में और इस रो में माइनिंग एरियाज दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर खनन हो रहा है और फिर उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, पर्यावरणीय प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है। और हम लोग लास्ट में देखते हैं कि उसका जो कंजर्वेशन के लिए कुछ सरकारों ने या विश्व संगठन ने कुछ कानून बनाया है, वो कानून कौन कौन से हैं और किस तरह से संरक्षण किया जा रहा है। हम देखते हैं कि सैंडस्टोन और ग्रेनाइट ग्रिड्स निकाले जाते हैं किन भागों से, पुराने पठारों से, और विश्व में पुराने पठार जिसमें कि इग्नियस रॉक्स हैं, ग्रेनाइट रॉक्स हैं, उन्हीं से निकाला जाता है। इनका वितरण विश्व में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ मुख्य एग्जाम्पल्स, उदाहरण हैं
जैसे इंडियन प्लेटो भारतीय पठार पर मिर्ज़ापुर में या अन्य पठारी भागों से इसका खनन होता है, माइनिंग होती है। और इस तरह से वहाँ इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, लैंड डिग्रेडेशन, वहाँ की ज़मीन खराब हो जाती है, अवनयित हो जाती है। दूसरा प्रभाव पड़ता है सॉयल इरोजन, वहाँ की जो कुछ मिट्टी की पतली उपजाऊ परत है वह अपरदित होकर हट जाती है और इसका परिणाम क्या होता है कि वहाँ पर वृक्ष भी काटे जाते हैं, जिससे जैव विविधता नष्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट जो होते हैं इन्वायरमेंट के, वहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है, वाटर जल प्रदूषण होता है और इस तरह से वहाँ पर सॉयल पोल्यूशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन पोल्यूशन होता है, फॉरेस्ट वन नष्ट हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप जैव विविधता भी नष्ट हो जाती है। और इसके लिए इनसे संबंधित कुछ एक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे EPA 1986 में बनाया गया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंतर्गत इन सबको कवर किया गया है। इसी तरह से FCA 1986 में बनाया गया। अब हम देखते हैं कि इनसे उत्पन्न समस्याओं से कैसे कंजर्वेशन किया जाता है। इनसे डिस्प्यूट होते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं, सीमा विवाद, अंतर्राष्ट्रीय विवाद, और उनके नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रेविनेशन और डिफॉरेस्टेशन होता है, और विशेष रूप से इस विवाद के अंतर्गत आप उन चीज़ों को देखेंगे जहाँ की तेल का विवाद होता है, जैसे ईरान इराक के बॉर्डर पर। मिनरल्स भी कुछ ऐसे पाए जाते हैं जो दो देशों की सीमा पर मिलते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स को दो तरह के विवाद सुलझाना पड़ता है, एक तो पर्यावरणीय विवाद, दूसरा राजनीतिक विवाद। इसी तरह से हम देखते हैं डायमंड, हीरा विश्व में कई स्थानों पर निकाला जाता है, माइनिंग होती है, लेकिन आप भारत में पन्ना को देख लीजिए या दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खदानों को देखिए, और यहाँ पर वही सब समस्याएं हो रही हैं, और माइनिंग से जो यहाँ समस्याएं हो रही हैं, अर्थात खनन का परिणाम होगा लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन और जैव विविधता में कमी। और इसके लिए भी वही सब एक्ट बनाए गए हैं, और यहाँ पर बीहड़ीकरण और वन नाशन होता है। बीहड़ीकरण, वन नाशन सब में कॉमन है, ये कानून भी सब में कॉमन है। और हम लोग देखते हैं इसके बाद गोल्ड के डिपॉजिट को भी विश्व के मानचित्र पर आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे भारत में कर्नाटका में कोलार की खान, और दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान, और ऑस्ट्रेलिया या कह लीजिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कालगुडली की खान। इस तरह से इन स्थानों में गोल्ड की माइनिंग का क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, यह भी आपने देखा, और उनके लिए क्या लॉ बनाए गए हैं, वही लॉ कॉमन है, और इस तरह से इनके कंजर्वेशन की भी बात हो रही है, कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिल्वर, चांदी। इसके भी वितरण वर्ल्ड में कई स्थानों पर हैं, जैसे मैक्सिको में, चिली में। बाकी इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वही पर होगा, क्योंकि माइनिंग है और इसके लिए लॉ बनाए गए हैं और कंजर्वेशन की भी बातें चल रही हैं। हमारा नेक्स्ट होगा आयरन के डिपॉजिट्स भी पुराने पठारों पर ही मिलते हैं, और जैसे इंडिया में दल्ली, रजहारा और गुरु मैसानी, जिसका वितरण हम लोग मिनरल रिसोर्सेज में इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सीखेंगे, और इंडिया में भी अलग से सीखेंगे। और वहाँ पर भी माइनिंग के कारण ये सारे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, लॉस हो रहा है, और कानून वही बनाए गए हैं, और कंजर्वेशन के सब मेथड वही हैं। नेक्स्ट हमारा बॉक्साइट है। बॉक्साइट के उदाहरण में इसकी माइनिंग शहडोल मध्य प्रदेश में और कोनाकी गिनी अफ्रीका में है,
और इस तरह से इसके भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कंजर्वेशन लॉज और कंजर्वेशन किस तरह से हो रहा है वही मेथड है। अगला हमारा है कोयला का वितरण भी विश्व में विभिन्न स्थानों पर है, विशेष रूप से सेडिमेंट्री रॉक्स में, अवसादी चट्टानों में, जैसे कि भारत में वेस्ट बंगाल में रानीगंज और कुजबास की खानें हैं यूक्रेन में। इसकी माइनिंग से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट वही हो रहा है, अर्थात लैंड डिग्रेडेशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, और लॉज लगभग वही बनाए गए हैं। और इसके कंजर्वेशन के मेथड्स में आप देख रहे होंगे कि कुछ स्पेशल काम करना पड़ रहा है। जैसे रानीगंज में माइनिंग का इम्पैक्ट वहाँ के वाटर इन्वायरमेंट पर ज़्यादा पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप दामोदर नदी का जल एकदम काला हो गया है, जिसके लिए स्पेशल प्लानिंग की ज़रूरत है दामोदर वैली कॉरपोरेशन के लिए। और नेक्स्ट है पेट्रोलियम और गैस। पेट्रोलियम और गैस भी विश्व में सेडिमेंट्री रॉक्स में ही निकाले जाते हैं, ड्रिलिंग की जाती है। जैसे भारत में केजी बेसिन, आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन और बॉम्बे हाई। इसका भी इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट वही पड़ेगा। हाँ, यदि ये स्थल पर है तो यही सब चीज़ें काम करेंगी। जल में है तो इससे नदी का जल, झील का, महासागर का जल भी प्रदूषित होगा, क्योंकि ऑयल लीकेज होता है। और इसके लिए एक्ट वही बनाए गए हैं, स्पेशली इसमें वाटर पोल्यूशन पर कंट्रोल के लिए एक्ट बनाए जाते हैं। और यहाँ पर वाटर पोल्यूशन जैसा हम लोग चर्चा किए हैं, उसकी संभावना ज़्यादा होती है और उसी से संरक्षण की बातें की जाती हैं। इसका सबसे बर्निंग एग्जाम्पल पर्शियन गल्फ है और बॉम्बे हाई है, जहाँ तेल के लीकेज से वहाँ समुद्र की बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, या कह लीजिए नष्ट होती जा रही है। तो इस तरह से यह लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है और यह क्षेत्र पूरे वर्ल्ड में हो सकते हैं और यह चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं। कानून बनाए गए हैं किस लिए? ताकि इनका कंजर्वेशन या पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके, लेकिन पूरी तरह से चीज़ें अमल में नहीं लाई जा पा रही हैं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संरक्षण के लिए एक संगठन बनाया गया है, IAIA, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट, अर्थात इन जियोलॉजिकल रिसोर्सेज के विभिन्न स्थानों में खनन के बाद उसका इन्वायरमेंट पर, पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस प्रभाव के मूल्यांकन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया है। और इसके लिए वह EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करता है, जिसके लिए किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाने के पहले वहाँ पर रिसोर्सेस की स्टडी की जाती है और वहाँ पर माइनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर कैसे उसका मिटिगेशन किया जाएगा, उसको कम किया जाएगा, इसका असेसमेंट होता है और तब एक फाइनल रिपोर्ट बनती है और उसी के बाद वहाँ पर माइनिंग या किसी मेजर प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी दिखाई जाती है। ये रहा इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और इसका इनडायरेक्ट संबंध, इसका अप्रत्यक्ष संबंध जियोमॉर्फोलॉजी से भी है, क्योंकि जब हम बहुमूल्य या कीमती भौगर्भिक संसाधनों या मिनरल्स या जीवाश्म को निकाल लेंगे तो वहाँ पर निश्चित रूप से जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, भूआकृति प्रक्रम में भी परिवर्तन होगा, स्थल रूपों में परिवर्तन होगा और वहाँ का पर्यावरण डिग्रेड हो जाएगा, पलूट हो जाएगा और उसके लिए विश्व स्तर पर और देश प्रदेश स्तर पर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून बनाए जा रहे हैं। ये रहा इकोनॉमिक जियोलॉजी और एनवायरनमेंट, जिसमें आप 3 पार्ट में इसको बांटेंगे। पहला
जियोलॉजी क्या है, दूसरा इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक क्या है, तीसरा आज का इकोनॉमिक मैन किस तरह से जियोलॉजिकल रिसोर्सेस को प्राप्त करने के लिए कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IAIA बनाया गया है और उसमें विशेष रूप से EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा रहा है।